हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपनी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर फिनिश की थी। आज हम अपनी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उससे स्टार्ट करेंगे। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब देखते हैं। एलिवेशन मतलब इंक्रीमेंट, मतलब कितना बढ़ेगा किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर पे। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 760 mm होता है उसके बराबर हो जाए तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो होता है हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर पूरे चैप्टर में हम एक सोल्यूशन और एक सॉल्वेंट की बात करें। सोल्यूशन में एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है और जो सोल्यूशन है वो क्या है, डिल्यूटेड है। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जब हमने राउल्ट्स लॉ की भी बात की थी तब भी हमने ये बात बोली थी कि जो वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज सोल्यूशन के अंदर एक नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट आ गया। अगर एक नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट आ गया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, बट इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ये इजिली वेपर्स में चेंज हो जाएगा। इसके लिए हमें थोड़ा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगर हम एक कर्व प्लॉट करें, कर्व बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो आप देखोगे कि आपकी जो सॉल्वेंट की कर्व है वो ऊपर आएगी। ये सॉल्वेंट की कर्व है, ठीक है, और जो सॉल्यूशन की कर्व है वो इसके नीचे आएगी। ये नीचे वाली है सॉल्यूशन की कर्व, ऊपर वाली है सॉल्वेंट की कर्व। आई मार्क इट एज ए, बी एंड सी, डी। हमारे पास ये दो कर्व आई जब हमने इसे प्लॉट किया। ठीक है, ए, बी एंड सी, डी। डन। अब हम इसी कर्व पे दो टेम्परेचर पॉइंट लेते हैं और ठीक है उन्हीं को कट करते हैं, लाइक दिस पॉइंट। जब हम इसे हॉरिजेंटली, ये जिस पॉइंट पे इसे कर्व कट करेगा हम उसे पॉइंट को ले लेंगे, और जिस पॉइंट पे ये इसे कर्व करेगा उस पॉइंट को ले लेंगे। और सिमिलर वे में कुछ इस तरह से। हाई प्रेशर है तो पी नॉट सॉल्वेंट कर्व का, और ये किससे आ रहा है, सोल्यूशन से, यानी कि पीएस। अभी मैंने बोला सोल्यूशन है, ठीक है, जो सोल्यूशन वाला होगा उसका टेम्परेचर हाई होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो ये हमारा हो जाएगा टीएस और ये हमारा हो जाएगा टी। दिस डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी नोट। दिस टी एस माइनस टी नोट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना एलिवेशन आया बॉइलिंग पॉइंट में जब हमने उसमें सल्यूट ऐड किया, तो उसे हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये है हमारा रिजल्ट। डन। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने बात कर ली क्या होता है, जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर हमारी सॉल्वेंट की कर्व ऊपर है, सॉल्यूशन ज्यादा, बिकॉज सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। डन। अब इसी का करते हैं हम थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सिमिलर है, बस इससे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर टी एस माइनस टी नोट है, हमारा टी नोट माइनस टी एस हो जाएगा। वो डिप्रेशन कितना आ रहा है, चेंज हो रहा है, वो हम लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट में। डेरिवेशन भी क्वाइट सिमिलर ही है उसका भी। डेरिवेशन करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आपने अपने सेकेंड ईयर में पढ़ी है, दैट इज एल एन पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू। ये थी हमारी क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। दो टेम्परेचर एंड दो प्रेशर पे हमने इसे निकाला था। ये इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म थी क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की, ये आपने अपने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। डन। अब इसी इक्वेशन को यूज करना है हमें इस कर्व के लिए।
अब मेरे पास यहाँ पर कर्व है, मैं इन्हें कुछ नाम देती हूँ. लेट दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज एफ और दैट दिस पॉइंट इज ई एफ जी. ठीक है, आपने वो पॉइंट लेनी है जिस पर दोनों टेम्परेचर एंड दोनों प्रेशर आ रहे हो. जैसे कि ये कर्व देखो, सोल्यूशन कर्व. सोल्यूशन कर्व पे मेरे दो पॉइंट है जी एफ, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग दो प्रेशर और दो टेम्परेचर आ रहे हैं. तो हम कौन सी कर्व ले लेंगे? ये वाली कर्व. ठीक है, तो हम लेंगे पॉइंट जी एंड एफ लाई ऑन सेम कर्व. और कौन सी कर्व? सॉल्यूशन कर्व. तो हम इसे चूज करते हैं. तो अब जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो ले लो और जो एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं वो ले लो. जी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर कितना है हमारा? टीएस. और टेम्परेचर कितना है? टी नोट. ऐसे ही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है हमारा? पी नोट. और टेम्परेचर कितना है? टीएस. मैंने ये पॉइंट ले लिया. डन. अब सोल्यूशन यहां पर किसके इक्विलिब्रियम में आ गया? वेपर के. सोल्यूशन ही तो दिया था ना हमने. ये सोल्यूशन कर्व है, किसमें चेंज हो रही? वेपर्स में. डन. तो हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे? क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन. पुट करो क्लासियस क्लैपेरॉन. एल एन P2 कौन सा है? हाई प्रेशर. ये याद रखना है. P2 कौन सा है? हाई वाला प्रेशर. तो यहाँ हाई प्रेशर कौन सा है? P नोट. तो ये ऊपर आएगी. ये हमारी 2 टर्म बनेगी, ये हमारी 1 टर्म बनेगी. ये चीज ध्यान रखनी है. ठीक है, तो अब करो एल एन. P2 की जगह क्या आ जाएगा? P नोट अपॉन PS इज इक्वल टू डेल्टा H. यहाँ पे क्या आ रहा है? सोल्यूशन वेपर में चेंज हो रहा है, यानी कौन सा प्रोसेस है? वेपराइजेशन. तो ये B आ जाएगा. डन. अपॉन R 1 अपॉन T1. T1 इज T नोट माइनस 1 अपॉन TS. ये आ गया. अब हम इधर लेंगे एलसीएम. स्टेप सेम रहेंगे अगले वाले डेरिवेशन में भी. तो डेल्टा H आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है. ठीक है, ये इंथैल्पी है वेपराइजेशन की. R यहाँ पे एलसीएम लिया था क्या? TS माइनस T नोट अपॉन T नोट इंटू TS. ये चीज आ गई हमारे पास. अब व्हाट इज TS माइनस T नोट? TS माइनस T नोट इज डेल्टा TB ना, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो मैं इसे डेल्टा TB पुट कर सकती हूँ. तो आ जाएगा LN P नोट अपॉन PS इज इक्वल टू डेल्टा HB अपॉन R इंटू डेल्टा TB अपॉन T नोट इंटू TS. डन. अब हमारा सोल्यूशन क्या है? डिल्यूटेड. ये तो हर प्रॉपर्टी में हमने लिया कि सोल्यूशन क्या है? इज डिल्यूटेड. अब अगर हमारा सोल्यूशन डिल्यूटेड है तो जो TS आ रहा है, S क्या है? सॉल्यूशन. और ये नोट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? प्योर सॉल्वेंट को. तो जो सोल्यूशन है वो सारा का सारा तो सॉल्वेंट ही है एक तरह से. तो जो TS है वो हमारा नियरली इक्वल किसके होगा? T नोट के. तो मैं TS को T नोट पुट कर सकती हूँ. पुट कर दो. LN P नोट अपॉन PS इज इक्वल टू डेल्टा HB अपॉन R इंटू डेल्टा TB अपॉन T नोट. इसकी जगह भी T नोट आया तो क्या बन गया? T नोट का स्क्वायर. डन. आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, मेरे पास ये आ गया. P नोट अपॉन PS इज इक्वल टू डेल्टा HB अपॉन R डेल्टा TB अपॉन T नोट. डन. अब ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो कहीं x2 होना चाहिए था, तभी वो कॉलिगेटिव, तभी से उस फॉर्म में लाते हैं. यहाँ पर हमारे पास P नोट और PS है जिसे हमने राउल्ट्स लॉ में भी पढ़ा था. तो अब यहाँ पे राउल्ट्स लॉ यूज करते हैं. नाउ फ्रॉम राउल्ट्स लॉ P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू x2. हमें ये चीज पता है. अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू x2. मैं P नोट को एक बार इसके नीचे लेगी, एक बार इसके नीचे, तो ये आ गया. डन. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? P नोट बाय PS. तो पहले PS बाय P नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं. ऐसे वो कितनी आ जाएगी? 1 माइनस x2. डन. मुझे क्या चाहिए? ln चाहिए, तो दोनों की साइड लोग ले लो. ln PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू ln 1 माइनस x2 हो जाएगा. डन. बट मुझे तो पीछे जो चाहिए वो है P नोट ऊपर है, PS नीचे. अगर मुझे पीछे पुट करना है तो मुझे भी रिवर्स करना पड़ेगा. तो अगर मैं रिवर्स कर दूं तो इधर भी रिवर्स हो जाएगा और इधर रिवर्स होएगा, यानी कि 1 अपॉन ln 1 माइनस x2 हो जाएगा. और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? माइनस ln 1 माइनस x2. डन.
तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं प्रीवियस इक्वेशन में, बट उससे पहले हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो यही वैल्यू चाहिए हमें, बट हम ln के इस वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। हमें पता है जो ln 1 माइनस x2 होता है, अगर मैं इसके एक्सपेंशन को ओपन कर दूं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास माइनस x2 माइनस x2 स्क्वायर बाय 2 माइनस x2 क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। ये चीज हमने पीछे भी पढ़ी है, ऑस्मोटिक प्रेशर में सेम था। डन। अब x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, x2 हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। सॉल्यूट तो हमारा वैसे ही कम है, ठीक है, सॉल्यूट हमने ना के बराबर ही ले रखा है, तो x2 क्या है? वेरी स्मॉल। तो इसकी जो हाइयर पावर है वो और भी ज्यादा स्मॉल है, तो हम इन्हें निग्लेक्ट कर देंगे, और निग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस x2। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। डन। तो हम इसे इक्वेशन 2 में यूज कर सकते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो आ जाएगा ln p0 अपॉन ps इज इक्वल टू माइनस x2, यानी कि किसके बराबर आ गया? x2। डन। यही वैल्यू हमारे पिछले इक्वेशन में है, तो इसे वहां पे जाके पुट करो। यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में इसकी जगह क्या पुट कर देना? x2। ये थी मेरी इक्वेशन 1, यानी इसकी जगह क्या आ गया? x2, बाकी टर्म एज सच। तो मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ, x2 इज इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन R इंटू डेल्टा TB अपॉन T0 स्क्वायर। डन। हमें क्या निकालना है? ये प्रॉपर्टी को निकालना है, यानी डेल्टा TB की वैल्यू को निकालना है। रेस्ट साइड हम इधर लेके जाओ, क्या जाएगी? R T0 स्क्वायर इंटू x2 अपॉन डेल्टा HV। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आ गई हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू, एक फॉर्म। अब x2 है, अब x2 को हम किस में चेंज कर सकते हैं? हमें पता है x2 इज इक्वल टू n2 ओवर n1 प्लस n2, और सोल्यूशन क्या है? डिल्यूटेड। डिल्यूटेड है तो n1 कैन n2 कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू n1। निग्लेक्ट कर दो तो x2 किसके बराबर आ जाएगा? n2 बाय n1 के। यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। अब वैल्यू पुट करने से पहले हम यहाँ पर इनकी वैल्यू भी ले लेते हैं, जो हम लिखते हैं। हमें पता है n क्या है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये जगह W2 बाय M2, और ये क्या जगह W1 बाय M1। आप चाहो तो अलग अलग N2 क्या है, M2 क्या है, फिर पुट कर दो। ठीक है, आप नहीं तो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्लियर? तो x2 की वैल्यू ही आ गई। यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। अब मैं इसे इक्वेशन 3 में पुट कर रही हूँ। मेरी इक्वेशन 3 क्या हो गई? डेल्टा TB इज इक्वल टू R T0 स्क्वायर अपॉन डेल्टा HV इंटू x2 की वैल्यू पुट करो, W2 बाय M2 इंटू M1 अपॉन W1। मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। डन। अभी एडजस्टमेंट करते हैं, ये n1 इसके नीचे लेके जाएंगे। क्योंकि बाद में तो इसे ऊपर ही जाना। ये आगे हमने थोड़ी सी इसके एडजस्टमेंट किया। ये क्या है? एंथैल्पी डेल्टा H अपॉन M1। M1 क्या? उसका मोलिकुलर मास। तो हम इसे कैसे इसे रिप्लेस कर रहे हैं? लेटेंट हीट से। बिकॉज ये वेपराइजेशन प्रोसेस है, तो ये बन जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम। जो भी वैल्यू होगी वो ग्राम में होगी, तो पर ग्राम हमने वैल्यू ले ली। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई? लेटेंट हीट। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू R T0 स्क्वायर इंटू LV W2 अपॉन W1 इंटू M2। ये आ गया। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये है W2 बाय W1 इंटू M2। अब हमें एक टर्म पड़ रहा है मोलालिटी, जो हमने पढ़ी थी। मोलालिटी क्या होती है हमारे पास? वो होती है W2 बाय M2 इंटू 1000 अपॉन W1, इसके बराबर। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी मोलालिटी के बारे में, कि मोलालिटी हमारी क्या वैल्यू होती है। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट
और नीचे हम लेते हैं यहाँ पर हमारा जो मोलिकुलर मास होता है सल्यूट का, 2 नंबर रिप्रेजेंट कर रहे सल्यूट को, तो ये सल्यूट की वैल्यू होगी नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मुझे इसमें से इसकी वैल्यू चाहिए W2 बाय W1 इंटू M2, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी M/1000, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू R T नॉट स्क्वायर LV इंटू M/1000। डन। अब ये सारी वैल्यू देखो, R यहाँ पे क्या है हमारा, R है हमारा गैस कांस्टेंट, T नॉट क्या है हमारा टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर किसका, प्योर सॉल्वेंट का, LV क्या है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और 1000 हमारे पास क्या है, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जितनी ये चारों टर्म्स है दिस 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 एंड दिस, दीज ऑल आर कांस्टेंट, तो इन्हें कांस्टेंट को मैं एक नया कांस्टेंट पुट कर सकती हूँ, उसे हम पुट करते हैं KB, वेयर KB इज इक्वल टू R T नॉट स्क्वायर अपॉन LV इंटू 1000। डन, ये आ गया हमारी KB की वैल्यू। ठीक है, अगर M की वैल्यू 1 हो जाए, फॉर M इज इक्वल टू 1, तो डेल्टा TB इज KB के बराबर। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये है हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, आपने लास्ट मेथड में टर्म पढ़ी हुई है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जो अगले वाले टॉपिक में आएगी। ये है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज elevation in boiling temperature यानी boiling point when molality of solution is unity। जब m की वैल्यू 1 है तब ये दोनों टर्म हमारी क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इसी की वैलिडिटी टेस्ट करने को आती है, टेस्ट फॉर वैलिडिटी। वैलिडिटी की बात करो तो यहाँ जो TB की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी आ रही है, m के, KB तो कांस्टेंट है ना M के, तो अब जब इसे एक्सपेरिमेंटली किया गया, मोलैरिटी चेंज की गई, तो TB की वैल्यू उसके डायरेक्टली चेंज हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट KB की वैल्यू किसी के लिए भी चेंज नहीं हुई, किसी KB की वैल्यू एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए हमेशा सेम आई, यानी KB इज कांस्टेंट। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये सारा डाटा जो हम देते हैं कि एक्सपेरिमेंटली होता है कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी और ये वैल्यू क्या आ रही थी, कांस्टेंट आ रही थी। ठीक है, अब KB की वैल्यू पर्टिकुलर कांस्टेंट के लिए क्या आ रही है, नियरली सेम आ रही है, तो कई बार इसे K से भी रिप्लेस कर देते हैं। डन। अब यहीं पे ये तो इसकी वैलिडिटी चेक होगी कि हाँ इक्वेशन यही है। अब हमें बताना है कि ये कैसे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं जो मोल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती है, और यहाँ पर क्या है M, ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, M के ऊपर। M क्या है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, और M की वैल्यू क्या है, W2 बाय M2 इंटू 1000 अपॉन W1, तो आ गया W2 की वैल्यू यानी अमाउंट ऑफ सल्यूट। वैसे भी डिफाइनिंग जब डिफाइन भी करते तब भी लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वहां से इसे निकाला जाता है। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, इसकी, यानी ये अब क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर हम इसी से निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अभी M की वैल्यू मैंने रखी थी वो पुट कर दो, W2 बाय M2 इंटू 1 अपॉन इंटू 1000 अपॉन W1, ये रही M की वैल्यू जो मैंने ली थी, मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, आगे यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट यानी M2 को फाइंड आउट करना है। वो क्या देगा, KB इंटू W2 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TB इंटू 1000। ठीक है, M2 की वैल्यू आ गई, KB क्या, मोलर डिप्रेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी M2 यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट को फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब अपनी नेक्स्ट पार्ट में हम इसी का जो मेथड है कैसे से डिटरमिन करना है उसे स्टडी करेंगे, और इसी का एक जो रिलेशनशिप है पीछे जो हमने 2 प्रॉपर्टीज की है उनके साथ क्या रिलेशनशिप आता है उसे देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।